हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी ईपीएफओ सीरीज़ में। जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यू किया है आज भी हमारा थर्ड लेक्चर। जैसे हम लोगों ने ईपीएफओ सीरीज़ स्टार्ट करी है सोशल सिक्योरिटी लॉज पे, और आज उसका ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। हम लोग जैसे देखा है कि गवर्नमेंट ने कैसे 29 लॉज को कंसोलिडेट करके 4 लॉज में कर दिया, और फर्दर इन 4 लॉज में भी अलग अलग लॉज हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कोड ऑन वेजेस पे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कल देखा था पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं मिनिमम वेजेस के बारे में। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस हम लोग कल देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे मिनिमम वेजेस पे और बोनस पे, बोनस एक्ट पे आज देखने वाले। ठीक है, अब इन सारे लॉज का एक ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों लाए गए और क्यों इनमें चेंजेस करी जा रही है। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियसली कि अगर कुछ चेक्स होंगे तभी एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सकता है, कि इनको मिनिमम वेजेस मिले, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले। तो इन सब के लिए वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और उनका किसी भी तरह का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया और विद द टाइम इनमें चेंजेस करे जाते हैं। सेकेंड, अब जैसे मिनिमम वेजेस हैं, अब ये मिनिमम वेजेस का मतलब है कि भाई किसी को इतनी पेमेंट तो मिलनी चाहिए कि वो अपने बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को जी सके। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स मतलब कि जैसे खाने के लिए सबको रोटी चाहिए, ठीक है, तो वो रोटी खा सके, दाल चावल, मतलब जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो उसे मिल सके। ठीक है, वैसे तो आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे हमारी हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि भाई इंसान को जीने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है कम से कम इतना उसे मिनिमम वेजेस दो। सेकेंड, अब जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो है यूनिवर्सल कवरेज, कि भाई आपने मान लो मिनिमम वेजेस दे दी लेकिन सबको मिले तब वो फ़ायदेमंद है। उसमें एक ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व हो, कि उसमें मार्जिनलाइज सेक्शन भी हो, मिडल भी हो, और जो भाई जिनका लिविंग अच्छा है उनके लिए भी, मतलब सारी कैटेगरीज, जो गरीब है, जो थोड़े ठीक है, या फिर जो ज़्यादा ठीक है, सबको मिलनी चाहिए पेमेंट, तो सबको चाहिए। मिनिमम लिविंग तो सबके लिए ज़रूरी है। अब इनकी रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए और कंप्लाइंस भी। रिवीजन का मतलब क्या है कि अगर मान लो अभी ये मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 में आ गई, तो अब ये नहीं कि भाई अगर 5 साल 10 साल बाद, क्योंकि अभी मान लो अगर मिनिमम वेजेस 400 रुपये है किसी स्टेट के लिए, तो मान लो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ऐसा तो नहीं है कि जो आज 400 रुपये बहुत हैं एक दिन, मतलब एक पर्सन के लिए, वो 400 रुपये 5 साल बाद भी बहुत होंगे। नहीं हो सकता है, तब तक महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन तो ऐड होगा ना। तो इसलिए टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस करने चाहिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकली अभी कैसा चल रहा है, और प्लस इन्फ्लेशन तो ऐड होनी चाहिए, प्लस उसमें जोग्राफिकल रीजन्स जो हैं कि किस एरिया में कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है, कितने एक्सपेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लाइंस भी होने चाहिए और इनको रिवाइज भी करना चाहिए। ठीक है, अब टू प्रमोट फेयर एम्प्लॉयज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये है बोनस के लिए। मतलब बोनस एक्ट ऑफ 1965 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कोई फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ को एज ए थैंक ऑफ ग्रैटिट्यूड या फिर मतलब उनको बोनस भी देना चाहिए। काम कर रहे हैं आप, पेमेंट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है या आप फर्म बहुत अच्छा काम कर रही है तो आपको उनको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। और टू बैन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत मतलब एकदम कोर कॉन्सेप्ट रहा इन कोड्स का। आप देखोगे कि जो पुराने लॉज हैं उनमें कहीं पर भी वुमेन फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, जो वुमेन वर्कफोर्स उसका कोई जिक्र नहीं है। बट अभी इन लॉज के मुताबिक क्या करा गया है कि एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी रहेगी। ठीक है, और उसमें 1/3 वुमेन्स रहेंगी, यानी वुमेन्स का भी पार्टिसिपेशन इक्वल होगा, ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
ठीक है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट्स को मॉडिफाई करा गया है। एक मिनट, सॉरी। तो ये चलेगा। अब देखो, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 1948, और ये तो ऑब्वियसली इसमें मर्ज कर दिया गया, तो कोड ऑन वेजेस 2019 एक साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जो मिनिमम वेजेस एक्ट अब आया नया, उसमें और पुराने में क्या सिमिलरिटी थी और क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले जो 1948 का एक्ट था, उसमें क्या था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट था वो इम्प्लीमेंटेड था किन फर्म्स पे या किन एम्प्लॉयमेंट्स पे, जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब है कि वो सारे फर्म्स और जिनको या तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है कि हाँ भाई ये इनमें तुम्हें मिनिमम वेजेस मिलेगी। अब वो जैसे रेलवे हो या कोई फैक्ट्रीज़ हो, कोई एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो, या कहीं पे भी जहाँ पर गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, तो वो होते हैं हमारे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में। मतलब उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं जिनमें मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट अभी जो नया लॉ है उसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप कुछ लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट, मतलब लिमिटेड फर्म्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है। नाउ इट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑल द एम्प्लॉयमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सारे सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ कुछ जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सिर्फ उनके लिए। अब नेक्स्ट आते, जैसे पहले क्या था कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी मतलब देखा जाता था कि स्ट्रेंथ कितनी है, तभी ये कोड आपके लिए वैलिड है और आप पे लगेगा। पहले होता था कि आपके पास जनरली 1000 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तब आप पे ये लागू होगा, और गवर्नमेंट एक्सटेंड भी कर सकती थी, ठीक है। मतलब लिमिट थी कि 1000 है तब आप पे ये लॉ एप्लीकेबल है। बट अभी क्या कर दी गया, नो मिनिमम एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, अब सबके लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल है टू इंश्योर दैट इवन अ सिंगल एम्प्लॉय इन अ फर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कवर्ड, कि अगर एक सिंगल पर्सन भी किसी फर्म में काम कर रहा है तो उसको भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखो, मिनिमम वेजेस क्या है कि किसको कितने तनख्वाह देनी है, एक दिन का भत्ता कितना देना है, वो एक दिन काम करेगा तो उसको कितना देना है। अब उसको क्या है कि रिवाइज भी करना है। जैसे हमने देखा था कि भाई रिवाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद द टाइम उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा, आपको रीजनल और जोग्राफिकल एरियाज़ को कंसिडर करते हुए चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे कैसी इकोनॉमिक स्टेट चल रही है, मतलब हमारी कंट्री में कैसे इकोनॉमिक फेजेस चल रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए रिवाइज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये बाउंडेड है कि वंस इन अ 5 ईयर, कि 5 साल में, एटलीस्ट 5 साल में एक बार आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। आप देखो कि रिवाइज मान लो आप कर रहे हो, तो रिवाइज किस बेसिस पे करोगे, वो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि आपको ये सब चीज़ें जब रिवाइज करोगे, मिनिमम वेजेस को या किसी भी एक्ट को जब रिवाइज करोगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि किस जगह पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कि बेसिक चीज़ों पे कितना खर्चा होगा एक इंसान का, वो देखना पड़ेगा ऑब्वियसली। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब उस टाइम पे कैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस सोशल और रीजनल फैक्टर्स हमें देखने ही पड़ेंगे। बाकी ये जैसे हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सारे सेक्टर्स पे एप्लीकेबल है जो अभी लॉ है, कोड ऑन वेजेस लॉ है। जबकि प्रीवियसली कौन सा था कि कुछ जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए एम्प्लॉयमेंट्स सिर्फ उन पे एप्लीकेबल था। पहले लिमिट थी 1000 की, अभी कोई लिमिट नहीं है, सबके लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और 5 साल में इनको रिवाइज करना है, ठीक है। ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको अब कोड ऑन वेजेस में मतलब मॉडिफाई कर दिया गया और चेंजेस करके उसमें मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। बोनस एक्ट ऑफ 1965 और कोड ऑन वेजेस ऑफ 2019, क्योंकि ये सारे इसी में ऐड कर दिए गए, ये इसी में मर्ज कर दिया गया। अब इसमें क्या किया है कि जो बोनस है कि भाई अगर कोई पर्सन आपके साथ काम कर रहा है तो सैलरी तो उसे दो गई, बट आपको उसे बोनस भी देना पड़ेगा
हर साल कितना बोनस देना पड़ेगा और मिनिमम कितना दे सकते हो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, ये सब उसमें रखा हो और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो सबसे पहले कि अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर, जबकि अभी क्या है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, देयर इज़ नो मिनिमम एम्प्लॉयज़ थ्रेशोल्ड। कि 1965 में क्या रखा गया कि आपके अंडर अगर 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो आप पे ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल है और आपको उन 20 एम्प्लॉयज़ को बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। बट जब अब नए लॉज में क्या मेंशन है कि कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, अगर इवन अ सिंगल पर्सन भी आपके साथ काम कर रहा है तो आपको उससे भी क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बोनस, ठीक है, बोल दिया कि बोनस देना पड़ेगा। अब बोनस देना कितना है, जो भी उसकी सैलरी है उसका 8% आपको उसे बोनस देना है, ठीक है। ये है मिनिमम कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना एक साल में आपको उसको बोनस देना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, ठीक है, मैक्सिमम बोनस कितना दे सकते हो, 20% ऑफ सैलरी वेजेस। ये एक साल का बोनस है, ईयरली बोनस काउंट होते हैं, ये हर महीने नहीं होते। जैसे देखो कि अगर मान लो आपकी सैलरी 15,000 है, लेट मी चेंज, हाँ, अगर मान लो आपकी सैलरी 15,000 है तो अगर 15,000 आपकी सैलरी है तो उसका आपको 8.33% देना पड़ेगा, मतलब कुछ 1200-1300 रुपये आपको ऐसे बोनस देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और मैक्सिमम बोनस कितना दे सकता है कोई फर्म, वो होगा 20% उसकी जो वेजेस हैं उसका 20%। अब बोलोगे कि मैक्सिमम मतलब क्यों फिक्स करेगा, कुछ भी दे सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, दे तो कोई भी सकता है और कितना भी दे सकता है, बट ये फिक्स करने का रीज़न पता क्या है। देखो अगर किसी फर्म में सपोज मेरी फर्म है और मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ या कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, उसको सैलरी नहीं दे पा रहे, मान लो सैलरी मुझे सबके बराबर ही देनी है तो मैं उसका बोनस बढ़ा दूंगा। बट नहीं, बोनस पे भी लिमिट है कि एक साल में आप 20% से ज़्यादा उसकी जो भी सैलरी होगी उसका 20% से ज़्यादा आप उसे बोनस नहीं दे सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम आपको 8% देना ही पड़ेगा, बाकी मैक्सिमम 20% है। जो प्रीवियस था एक्ट, बोनस एक्ट 1965, उसमें भी एलिजिबिलिटी यही थी और इसमें भी यही है कि अगर आपको बोनस चाहिए तो एटलीस्ट आपने किसी फर्म में 30 दिन या उससे ज़्यादा काम किया हो, तभी आप एलिजिबल हो बोनस के लिए, ठीक है। और ये देखो, अंडर द कोड ऑफ 2019 वेजेस एम्प्लॉयज मस्ट पे एन एनुअल बोनस। ऑब्वियसली वो आपको हर साल आपकी इनकम का 8% मिनिमम और 20% मैक्सिमम बोनस उनको हर साल आपको देना पड़ेगा, बट शर्त है कि आपने कम से कम 30 डेज या उससे ज़्यादा उनके साथ काम किया हो, ठीक है। अब देखो जैसे मिनिमम वेजेस में क्या था कि गवर्नमेंट पे एक बाउंडेशन थी कि उनको हर 5 साल में रिवाइज करना है, बट बोनस में ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि नो मैंडेटेड इंटरवल फॉर द रिवीजन ऑफ स्टैट्यूटरी बोनस रेट्स, दे रिमेन एज ए नोटिफाइड अंटिल द गवर्नमेंट रिवाइज देम। कि मतलब ऐसा चीज में कुछ फिक्स नहीं है कि 5 साल में ही करेगी या 2 साल में भी, जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भाई हाँ अब आपको इस साल में बोनस देना है और इतने इतने इंक्रीमेंट देना है, तो वो उनका मानना है। ऐसा टाइम पीरियड फ्रेमवर्क इनके लिए फिक्स नहीं है। देखो बोनस पेमेंट फॉर एम्प्लॉयज इन ऑल एम्प्लॉयमेंट्स। अब जैसे हमने देखा कि मिनिमम वेजेस वाले में पहले क्या था कि कुछ लिमिटेड सेक्टर्स में ही और कुछ लिमिटेड शेड्यूल्स में ही वो एप्लीकेबल था, और बोनस एक्ट अभी क्या है कि ऑल एम्प्लॉयमेंट्स कवरिंग बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थ्रू आउट द इंडिया। मतलब जितने भी सेक्टर्स है, चाहे ऑर्गेनाइज्ड है चाहे अनऑर्गेनाइज्ड है, सब में आपको बोनस मिलेगा। गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर्स को ही इंक्लूड करती है एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, क्योंकि तब देखो 1965 की बात है, तब वुमेन के प्रति लोगों का इतना कोई ना तो उनको ये था कि भाई इनको काम करने देना है, जब काम ही नहीं करने देना है तो बोनस का या अदर फैसिलिटीज़ की तो कोई बात ही नहीं है। बट जैसे जैसे आप देखोगे कि वुमेन का रोल इंक्रीज़ हुआ है
हमारे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। जैसे आप अभी देखोगे कि जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 20% से अराउंड 47% इंक्रीज हुआ है, यानी मोर देन 20% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो जैसे जैसे वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वुमेन की भी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उस बेसिस पे क्या करा गया कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इस्टेब्लिश करा जाएगा और उसमें ये मैंडेटरी है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो, मींस 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स हों उसमें। ठीक है, तो ये हमारे बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग है कि भाई आपको 20% थे तो मिलेगा, लेकिन अभी क्या है सबके लिए एप्लीकेबल है। फिर मिनिमम बोनस 8% तो देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 20% दे सकते हो। और आपने कम से कम 30 दिन एक फॉर्म के साथ काम किया हो। एडवाइजरी बोर्ड आपको बैठाना पड़ेगा जिसमें 1/3 वुमेन मेंबर्स हों। ठीक है, और ये मस्ट बी एनुअली पे होना चाहिए। बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इन पे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। जैसे देखो, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इम्प्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट वेयर एटलीस्ट कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हो 1965 के अकॉर्डिंग है कि कितने, कम से कम 20 एम्प्लॉयज़ हो तब आप पे ये एप्लीकेबल है। बट अभी क्या है, फॉर नाउ नो लिमिट, नो लिमिट। और कह सकते हो कि इवन सिंगल एम्प्लॉय भी है अगर तो भी आपको उसे इस एक्ट के तहत वो बोनस के लिए एलिजिबल है, इवन सिंगल एम्प्लॉय। नेक्स्ट, मिनिमम बोनस कितना दे सकता है, पेएबल है अंडर इस एक्ट के, मिनिमम 8.33% मिनिमम बोनस उसे देना ही पड़ेगा एनुअली। एलिजिबिलिटी वेज सीलिंग फॉर रिसीविंग बोनस अंडर एटलीस्ट, कि अगर आपकी सैलरी कितनी है तब आपको बोनस मिलेगा। अब उसमें रखा गया है कि अगर आपकी सीलिंग लिमिट यानी आपकी मंथली सैलरी 21,000 है पर मंथ या उससे कम है तो आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, अब देखो बोनस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि द एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी पूरे एक साल में उसने कितने दिन काम किया हो, एटलीस्ट उसने 30 डेज तो काम किया हो, तब आप बोनस के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, कि द बोनस पेएबल बाय एम्प्लॉयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल वेजेस, मैक्सिमम कितना बोनस दे सकता है, दैट इज 20%। तो ये था आज के लिए, ये हम लोगों ने देखे आज क्या क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद दोनों लॉज में डिफरेंसेस क्या हैं कि पहले क्या थे और अभी चेंजेस क्या करे गए हैं। सेम गोज फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के लिए 1965 में, और अभी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या लिमिट्स हैं, ये उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बच रहा है हमारा, इसी के अंडर कोड ऑन वेजेस के अंडर ही, कोड ऑन वेजेस पे ही हमारा इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बच रहा है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट हमारे जो लॉज हैं उनको कंटिन्यू करेंगे विद दिस सीरीज़ के साथ, और यही शेड्यूल रहेगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।